हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो आप। मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सीबीएसई का एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर, इम्पोर्टेंट और काफ़ी बच्चों को परेशान भी करता है, ट्रायंगल्स। ओके, तो इसके कुछ अच्छे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं मेरे पास। इनको डिस्कस करते हैं और सीखते हैं ट्रायंगल चैप्टर्स के क्वेश्चंस के बारे में। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर इज। मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है, तो लेंथ ऑफ द साइड, उसकी साइड कितनी होगी। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा कितना अच्छा है इसका सॉल्यूशन। तो एक स्क्वायर है मेरे पास, देखिए बच्चों, ये रहा एक स्क्वायर। सबको समझ में आता जा रहा है स्क्वायर, देखिए जरा, स्क्वायर है मेरे पास। ओके, और स्क्वायर के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। जितना होगा ये उतना होगा ये, उतना ही होगा ये और उतना ही होगा ये। तो इसका जो लेंथ ऑफ द साइड आपसे पूछी हुई है, डायगोनल इज 16, तो दिस इज द डायगोनल और ये आपको दिया हुआ है 16। ठीक है ना। मान लीजिए, चलिए ये ए बी सी और ये डी, दिस इज द स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की साइड पूछ रहा है, आपको पता है साइड तो इसकी इक्वल होती है। साइड पता नहीं है आपको, चलो एक मिनट के लिए ए मान लो, दिस इज द साइड ए, ये भी ए है ये भी ए है, और ये एंगल 90 डिग्री का होता है। सारे बच्चे जानते हैं स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी वाले ट्रायंगल में बच्चों देखेंगे तो आपको पता चलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या किया इसमें बता दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम को हमने इसमें यूज किया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए, तो ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, बी सी की वैल्यू भी ए थी, इज इक्वल टू कितना, ए सी का मतलब 16 का स्क्वायर। ए स्क्वायर सारे बच्चे जानते हैं 2a स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 256 अपॉन 2 आएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए जरा कितनी हो गई, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 ज़ा, फिर 2 ज़ा, फिर 8 ज़ा, आ गया कि नहीं आ गया। तो ए की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज अंडर रूट के अंदर 128। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब आप इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर कर लीजिए इसको, किसके टेबल में आता है बता दीजिए। 16 के टेबल में आता है, 16 8 जा, तो 16 का 4 हो गया और 8 का अंडर रूट तो होता ही नहीं है ना, तो ये आ जाएगा। और 16 को वापस आप इसको लिख सकते हो 4, सॉरी ये 4 तो आपके पास है ही है इतना, है ना, 4 तो आपके पास है ही है। और 8 को भी आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, तो 4, इस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, अंडर रूट के अंदर बच गया 2, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। और दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को पक्का आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी सा है। नेक्स्ट है, two poles of height 6 centimeter and 11 centimeter stand vertically upright on a plain ground। कोई एक प्लेन ग्राउंड है, उसके ऊपर 16 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की हाइट वाले दो पोल वर्टिकल यानी कि सीधे खड़े हुए हैं, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स इज 12, अगर उनके फीट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स
उनके टॉप्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, आप इसका फिगर बना के देख सकते हैं। कैसे फिगर बनाएंगे बता दीजिए। दो पोल बना लीजिए। चलिए ये ग्राउंड हो गया आपका ऐसे करके, है ना। ये दो पोल हो गए, एक पोल हो गया ये और एक पोल हो गया ये। ठीक है ना, दो पोल हो गए। एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है ना। वर्टिकली खड़े हुए हैं यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। चलिए आगे, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स इज 12, इनके फीट्स यानी कि एक जे वाला और एक जे वाला, इन दोनों के फीट्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये वाला निकालना है। ठीक है ना। मान लीजिए चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये बच्चों डी है। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, एक काम करिए, आप यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ऐसे करके। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए ये ई है ना। तो ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ कर दिया तो ये 12 है, ये वाली साइड 12 है, तो ये पक्का सामने वाली 12 होगी। अब ये 6 है तो ये सामने वाली भी 6 होगी और पूरी 11 है। ये पूरी कितनी है 11 और ये वाली कितनी है सामने वाली 6, तो ये कितनी बच गई अंदर वाली बता दीजिए 5। 5 बच गई कि नहीं बच गई, 5 ही तो बची। अरे भाई ये 12 है तो ये 12 होगी, रेक्टेंगल के सामने की साइड 12 होती है, मतलब सेम होती हैं। ये 6 है तो ये वाली भी 6 होगी और पूरी की पूरी साइड ये 11 थी, ये 6 है तो ऊपर वाली 5 बच गई, ये वाली 5 बच गई कि नहीं बच गई बता दीजिए। अब देखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी को देखिए जरा, ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ए डी स्क्वायर की वैल्यू होगी ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ए ई का मतलब 5 का स्क्वायर और ई डी का मतलब 12 का स्क्वायर, तो दैट इज 25 और 144 169। ये काय की वैल्यू है बोलो, ए डी स्क्वायर की। तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अंडर रूट के अंदर 169, दैट इज 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। पक्का बच्चों, ध्यान से देखते जाइए। ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे बच्चों को परेशान करते हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रायंगल में काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें लिखा है ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। ट्राइंगल मेरे पास था एबीसी और वो कौन से वाले पॉइंट पे 90 का एंगल है इसको बता दीजिए, राइट एंगल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, 90 डिग्री का एंगल ए वाले वर्टेक्स पे है। ए बी 6 है, बी सी 10 है और अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल था जिसका सेंटर ओ है, हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर हमने इंस्क्राइब कर दिया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, बात समझ में आ गई बेटा। तो सुनते हैं इसकी बात। ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल है ना, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर घुस गया। इंस्क्राइब का मतलब इसके अंदर है ऐसे, ये ठीक है। इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है, ओ है, ये सेंटर इसका ओ है। तो अब ये कह रहा है कि राइट एंगल जहाँ था वो ए है, राइट एंगल एट ए, यानी कि ये ए हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है बेटा। अब कह रहा था आपसे ये ए बी इज इक्वल टू 6, मान लीजिए ये बी है आपका, तो ए बी तो 6 हो गया और बी सी इज 10, तो जो बी सी है इसको सी मान लीजिए, तो जो बी सी है वो कितना हो गया बता दीजिए, 10 हो गया। तो आपको सर्कल की रेडियस निकालनी है, यानी कि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आर। बात समझ में आ गई। तो ए बी ए सी स्क्वायर की पहले वैल्यू निकालो पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, है ना। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, ए सी कितना आ गया पता नहीं, और बी सी कितना आ गया 10 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की जब हम वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100,
6 का स्क्वायर 36, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 64 बच जाएंगे। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 64। तो जब हम ए सी निकालेंगे तो √64 दैट इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो साइड होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी बेटा? 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अब रेडियस है, ये सब रेडियस हैं, है ना। तो आपके सिलेबस में सेकंड टर्म में एक चैप्टर आएगा दैट इज सर्कल्स, है ना। आपके सेकंड टर्म में एक चैप्टर आएगा सर्कल्स, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मुझे इस क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि टर्म वाइज तो अभी हुआ है इसी साल से, अदरवाइज पूरा बोर्ड का एक एग्जाम होता था तो फुल सिलेबस आता था। तो अब तो आपको ये सेकंड टर्म में चैप्टर पढ़ना है और क्वेश्चन बीच में पहले से ही आ गया, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको बताते रहा हूँ कि ये एक सर्कल है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, टेंजेंट का मतलब टच करने वाली लाइन, तो ये दोनों हमेशा बराबर साइज़ की होती हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ, और जहाँ भी टच किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों लेंथ हमेशा कैसी होती हैं बता दीजिए बेटा? सेम होती हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करेंगे, तो देखेंगे सारे बच्चे ज़रा देखिए। जैसे मैंने सर्कल के लिए बोला था, ये सर्कल की रेडियस, इसको देखिए पहले, ये एक स्क्वायर है कि नहीं बता दीजिए पहले। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। आप याद रख लीजिए 90 का क्यों है, क्योंकि आप सर्कल जब चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास में सेकंड टर्म में, तो आपको पता चल जाएगा। जब सारे एंगल 90 के होंगे तो ये भी 90 का होगा, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, टेंजेंट्स हैं इक्वल हैं, है ना। तो ये एक स्क्वायर बन गया। इसकी सारी साइड्स कितनी है? आर आर आर। तो देखो बेटा, ये पूरा कितना था? 6 में से ये वाला आर है, तो ये अंदर वाला कितना बचा? 6 माइनस आर बचेगा। ए भी 6 है ना, और ये पूरा अंदर वाला जो स्क्वायर बना हुआ है इसकी साइड आर है, तो ये 6 माइनस आर हो गया। तो ये वाला भी 6 माइनस आर ही होगा, क्योंकि जितनी टेंजेंट की लेंथ जिधर है उतना ही टेंजेंट इधर होगा, है ना। ऐसे ही अब ये पूरा 8 था, 8 में से आर तो ये हो गया इधर तक, तो ऊपर वाला कितना बचा? ऊपर वाला बचेगा 8 माइनस आर, 8 माइनस आर लिख देता हूँ, 8 माइनस आर ऊपर वाला बचा। तो फिर ये वाला कितना बचेगा? ये भी 8 माइनस आर बचेगा। आ गया कि नहीं आ गया? इसको कुछ मान लो, पॉइंट मान लो, एम है ये, है ना। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सी एम को जब हम एम बी में ऐड कर देंगे बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा सी बी। अब सी एम कितना है? 8 माइनस आर। एम बी कितना है? 6 माइनस आर। सी बी कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 माइनस 2r इज इक्वल टू 10। तो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 2r, ये बचेगा 4 इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दीजिए? 2। तो रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर का मतलब दिस इज द राइट आंसर। बच्चों सबको समझ में आया? दोबारा से देख लीजिए, ये 6 है, ये वाला r है, तो ये 6 माइनस आर होगा, और जितना ये 6 माइनस आर होगा उतना ही ये भी 6 माइनस आर होगा। सेम इसी तरीके से ये पूरा 8 था, ये पूरा 8 था, ये r है, तो ऊपर वाला बचेगा 8 माइनस आर। अब ये 8 माइनस आर है तो ये भी 8 माइनस आर होगा। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के पूरा कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि बी सी की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। तो सॉल्व करके आर की वैल्यू 2 आ गई। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर डी एंड ई ट्राइसेक्ट बी सी। किस किस बच्चे को पता है ट्राइसेक्ट का मीनिंग? ट्राइसेक्ट का मतलब बच्चे बोलते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करना, नहीं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना। 3 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तब उसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट। तो मतलब ये डी वाला पॉइंट ये और ई वाला पॉइंट ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों इक्वल इक्वल हैं। कितने हैं ये नहीं पता, बट ये पता है कि इक्वल हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, चलिए ये x है, तो ये वाला भी x होगा बच्चों, और ये वाला भी x होगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो कह रहा है कि 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर, 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी?
ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 2AE², 6AE², 4AE² और 8AE², सब स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। सारे बच्चे आ जाइए मेरे साथ, वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड गर्ल्स, देखिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3AC² प्लस 5AD², 3AC² प्लस 5AD² इजिकल टू कितना आंसर आएगा बच्चों, 3 को तो यहीं रहने दीजिए, AC² कहाँ है, ये रहा, AC² है ये, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो AC² का जो आंसर आएगा वो आएगा AB² और ये BC², AB² प्लस BC² AB² प्लस BC² प्लस का 5 AD² कौन सा है, ये रहा। तो जब AD² निकालेंगे तो AB² प्लस BD² होगा, AB प्लस BD, AB प्लस BD², यही तो आ जाएगा। तो देखिए जरा, 3 AB², तो AB² है ही है। BC कितना हो गया, देखो बच्चों, x x x 3x, तो 3x का जब स्क्वायर करेंगे तो 9x² ही तो हो जाएगा, प्लस का 5AB² प्लस BD², BD का मतलब ये का मतलब x², है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, देखिए 3AB² प्लस 9×3 = 27 x², 5AB² प्लस 5x², ठीक है ना। तो AB² और AB² 8AB² हो गए बच्चों, और 27x² और 5x² 32x² हो गए बेटा। अगर आप चाहो तो इसमें से 8 को कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बचेगा AB² प्लस 4x², तो इसको लिख सकते हैं AB², 4x² का मतलब, 4x² का मतलब होता है 2x का होल स्क्वायर। और देखिए जरा 2x, इस पूरी वैल्यू को 2x लिख सकते हैं ना हम, यहाँ से यहाँ तक इतना 2x हो गया ना, तो इसका मतलब BE² हुआ, ये BE² हो गया। अब 8 पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ये देखिए ये पूरा कितना आंसर आएगा, AB² का मतलब ये वाला स्क्वायर और BE² का मतलब ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, पक्का AE² आ जाएगा ये वाला। तो 8AE², दैट इज ऑप्शन नंबर, दिस इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बता दीजिए, पक्का। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ट्रायंगल चैप्टर में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, ओके बेटा। काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये रहा आपके पास। इसमें लिखा है ट्राइंगल PQR, PQR ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल डेट क्यू, क्यू पर राइट एंगल बना हुआ है, क्यू पर राइट एंगल बना हुआ है, QX, यानी कि ये जो QX आपको दिख रहा है इस परपेंडिकुलर टू PR, ये PR के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना रहा है, XY भी परपेंडिकुलर है, XY भी परपेंडिकुलर है RQ के ऊपर, ये भी परपेंडिकुलर भाई, XZ भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब जितनी भी लाइन आपको दिख रही है वो सब परपेंडिकुलर है। तो अब आपको XZ² की वैल्यू निकालनी है, XZ² कौन सा है, ये वाला, ये तो XZ² है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी निकलेगी, 1/2 PZ और ये 2/3, ये PZ और ZQ और ये 1/4, 1/4 PZ और ZQ, और ये है PZ और ZQ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको टिक मारना है। बात समझ में आ रहा है बेटा सबको, बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए जरा, ये दो ट्रायंगल देख लीजिए आप बच्चों, ये दो ट्रायंगल देख लीजिए, पक्का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको क्या लेके आना है बता दीजिए, आपको XZ² लेके आना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, XZ² जी है। तो आप देखिए दो ट्रायंगल कौन कौन से, XZP,
एक्स जेड पी एंड ट्राइंगल एक्स जेड क्यू। एक्स जेड क्यू आ गया कि नहीं आ गया? तो सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है कि इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूँ और इसको अगर मैं एंगल 2 मान लूँ तो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 90 होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? पहली बात क्यों होगा बताओ बेटा। इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका इसका और इसका 90 डिग्री वाले का सब मिला के 180 होता है। ये अकेला 90 का है तो उसका मतलब 1 2 मिला के 90 बचे। अच्छा, अब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ऐसे करके ये परपेंडिकुलर था ना, तो एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 ये भी मिला के 90 होगा। 90 ही तो होगा। अरे भैया ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, तो 2 और 3 मिला के 90 तो हुआ। तो देखिए ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों इक्वली तो हुए, यानी कि 1 + 2 को मिला के भी 90 होता है और 2 + 3 को मिला के भी 90 होता है। इसको कैंसिल कर सकते हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो आपको दिख रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये एक बात हो गई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ये एक बात हो गई। अब ये एंगल 90 का है, इधर ये एंगल 90 का है, तो यानी कि जो एंगल है पी जेड एक्स इज इक्वल टू क्यू जेड एक्स, ये 90 डिग्री ईच, 90 के है कि नहीं है? तो देखो एक एंगल तो ये वाला और एक एंगल ये वाला, दो एंगल इक्वल हो गए। दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो कौन सी सिमिलरिटी होती है बेटो? ए ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाय ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल कौन सा वाला बता दो? पी जेड एक्स, पी जेड एक्स इज सिमिलर टू किसके? पी जेड एक्स इज सिमिलर टू किसके बता दीजिए? पहले वाले ट्राइंगल में जो एंगल 1 था ये वाला, वो दूसरे वाले में किसके बराबर है? इसके बराबर। तो यानी कि पी के जगह पर आपको एक्स लिखना है, एक्स लिखेंगे। अब पी की जगह पर एक्स लिख दिया। अब दूसरा जेड, पहले वाले में जो जेड है यानी कि ये वाला, वो दूसरे वाले में किसके बराबर है? वो इसी के बराबर है, यही 90 का था, 90 इज इक्वल टू 90, तो इसका मतलब जेड के प्लेस पर जेड ही आएगा। अब रह गया एक्स अकेला, इधर अकेला रह गया है क्यू, तो ये इसके साथ क्यू आ जाएगा। सिमिलरिटी लिखने का तरीका बताया मैंने, ऐसा नहीं है कि एक्स जेड क्यू या जेड क्यू एक्स या क्यू एक्स जेड कुछ भी लिख डालें। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो पक्का साइड का रेशियो इक्वल होता है, आपने पढ़ा है साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो जब इक्वल होता है ना, तो कैसे पता चलेगा बताइए साइड का रेशियो इक्वल है? कौन कौन सी साइड का रेशियो इक्वल होगा? तो देखिए अगर मैं इधर एक्स जेड लिख दूँ तो इसके नीचे मुझे जेड क्यू लिखना होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ही लिखते हैं, इजिकल टू। और अगर मैं पी जेड लिख दूँ ऊपर यानी कि ये दोनों, तो फिर मुझे एक्स जेड लिखना होगा नीचे, एक्स जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों क्या आएगा हमारे पास? एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? पी जेड और जेड क्यू, पी जेड इंटू जेड क्यू। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन था, पी जेड जेड क्यू, ऑप्शन नंबर डी। सारे बच्चों को पक्का आता जा रहा होगा विदाउट एनी परेशानी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। इसमें लिखा है फिगर डी ई एफ जी, फिगर डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। आपको फिगर में दिख रहा है डी ई एफ जी एक स्क्वायर है। इस अब इन अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है वो, राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल है। चलो ये ए पर राइट एंगल है, सारी चीज़ आपको पता चल गई। ओके बच्चों, ए पर क्या बता दीजिए? राइट एंगल है। अच्छा, अब आपको ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? एक सही है या दोनों सही है, या कौन सा वाला सही है कौन सा वाला सही नहीं है, ये आपको चेक करना है। पहला वाला है ए जी एफ सिमिलर टू
डी बी जी, ये सही है क्या? चेक करना है आपको, मुझे पता नहीं है, चेक करके पता चलेगा बेटा। अब ऐसे ही ए जी एफ वाला सिमिलर है ई एफ सी के, तो ये चेक करके देखना पड़ेगा आपको। चेक करके देखोगे कि नहीं देखोगे? तो ए जी एफ वाला ट्रायंगल कौन सा मुझे बता दीजिए जरा। ए जी एफ तो ये रहा, और डी बी जी वो ये रहा। इन दोनों ट्रायंगल को देख लीजिए जरा, पहला वाला पार्ट, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा वाला? ए जी एफ एंड ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल डी बी जी। डी बी जी, ये दो ट्रायंगल दिख गए बेटा आपको? तो देखो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पक्का, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पक्का ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, सॉरी पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पक्का पहले बता दीजिए पैरेलल होगी कि नहीं होगी। अच्छा साहब, पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया ना, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एंगल 90 के होंगे, तो ये वाला 90 का हुआ, और इसमें ये वाला 90 का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, दो एंगल इक्वल हो गए ना। दो एंगल इक्वल होने से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो क्या लिख देंगे बता दीजिए? एंगल ये वाला कौन सा वाला है बोलिए? ए जी एफ, एंगल ए जी एफ वाला, ए जी एफ वाला इक्वल है किसके इक्वल है बताओ? जी बी डी के इक्वल है, जी डी बी के इक्वल है। जी डी बी नहीं, एक मिनट, ये था जी बी डी, जी बी और डी, जी बी डी इसके इक्वल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, और इसमें ये जो एंगल है दूसरा वाला कौन सा वाला? जी डी बी, जी वाला, पहले जी वाला लिखिए, ए जी ए एफ वाला, जी ए एफ वाला किसके इक्वल होगा? जी ए एफ वाला इसके इक्वल होगा बी डी जी। नाइन्टी डिग्री ईच, सारे सारे 90 डिग्री के हैं कि नहीं है? तो दो एंगल इक्वल हो गए बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं बोलिए? ए जी एफ, ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू, बोलो किसके? छोटे वाले का जो ए है वो बड़े वाले में किसके बराबर है? डी के बराबर है, क्योंकि यही 90 का था। ये वाला और ये वाला लिखेंगे साथ साथ, फर्स्ट प्लेस पे ए लिखा है तो फर्स्ट प्लेस पर डी लिखेंगे क्योंकि ये 90 का था। अब दूसरे प्लेस पर अगर जी लिखा है, ये जी लिखा है, तो यहाँ पर जी के सामने क्या लिखा जाएगा? क्योंकि ये वाला एंगल किसके इक्वल था? इस वाले के, तो पक्का यहाँ पर बी लिखा जाएगा, इसी के इक्वल तो था इस वाले के। अच्छा, अब जो एफ वाला है, अब जो एक खाली रह गया उसकी जगह पर लिख दो, जी लिखेंगे, यहाँ पे जी लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहली वाली बात तो सही है भाई, क्योंकि ए जी एफ सिमिलर टू डी बी जी बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब ऐसे ही आपको ये वाला और चेक करना है कि ए जी एफ वाला ई एफ सी के इक्वल सिमिलर है कि नहीं है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को देख लो, एक जे वाला और एक जे वाला, बिल्कुल सेम। ये वाला करस्पॉन्डिंग हो गया इसके, इसमें ये 90 का है और इसमें ये वाला 90 का है। ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा बता दीजिए? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए? बिल्कुल सेम तरीका, ए जी एफ, सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा वाला बोलिए? ए जी एफ इज सिमिलर टू कौन सा ट्राइंगल? ए के साथ क्या आएगा? ये 90 वाला है तो 90 वाले के साथ 90 वाला यानी कि ई आएगा, ए के साथ ई आएगा। जी के साथ क्या आएगा? जी के साथ जो खाली स्पेस था वो वाला आएगा, उसको लिए खाली छोड़ दो। एफ वाले के साथ लिख दो, पहले एफ वाले के साथ क्या आएगा? वो सी आएगा।
एफ वाले के साथ सी वाला आएगा तो पक्का जो खाली रह गया है वो आएगा अब, यानी कि यहाँ पर आएगा एफ, यानी कि ई एफ सी आएगा। ई एफ सी यानी कि ये भी सही है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा ये दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है। बात समझ में आ गई बेटा सबको? कितना अच्छा लग रहा है आपको ट्रायंगल सीख के। और ये सिमिलरिटी सारे अच्छे बच्चों को आती है कि हम लिखते कैसे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही लिखते हैं, कोई सी भी साइड नहीं लिख सकते। ई एफ सी, सी एफ ई मतलब ऐसे थोड़े लिख सकते हैं, जो आएगा वही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, सारे बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिख रहा है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। चलो भाई ए डी परपेंडिकुलर हो गया। ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर की, ठीक है ना। तो कितनी निकलेगी? आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला वाला है 2BD² इज इक्वल टू 3AC², और ये 1/2 BD² प्लस AC² BD² प्लस 1/2 AC² और BD² प्लस AC²। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। ये है, तो कैसे करेंगे? अब बहुत ईजी बात है, AB² प्लस CD² की वैल्यू निकालनी है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दो भाई। कैसे निकालेंगे भैया? देखो भाई, सॉल्यूशन AB² निकालना है। चलो मैं पहले LHS लिख दे रहा हूँ, जो आपको वैल्यू निकालनी है लेफ्ट साइड, मतलब AB² जो भी है AB² प्लस CD², AB² प्लस CD²। बोलो कितना आंसर आएगा? पहले AB² की वैल्यू बता दो। AB² ये रहा, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो AB² की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि AD² निकलेगी प्लस BD² निकलेगी। सारे बच्चों को आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो इसमें है ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी बता दो? CD² की। CD² कहाँ है? ये रहा। तो देखो सारे बच्चे जानते हैं जो 90 डिग्री का एंगल ये वाला है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी ये, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। और बाकी ये दोनों बच्चे, इनमें से कोई सा भी एक परपेंडिकुलर मान लो, कोई सा भी एक बेस मान लो। हम इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं, वो एक ही बात है। अब सारे बच्चे जानते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो आप लिख सकते हो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या कभी बेस स्क्वायर पूछूं तो आप कह सकते हो सर हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर उधर स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो गया। तो सेम इसी कंडीशन में अब CD² निकालना है। CD² कौन सा है? ये वाला 90 डिग्री का एंगल ये है, तो जो हाइपोटेनस हुआ। तो जब CD² निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, मतलब AC² और माइनस का क्या लिख देंगे बोलिए इसमें? AD²। तो AD² से AD² कैंसिल हो जाएगा, BD² प्लस AC² आ गया। BD² प्लस AC², दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? नॉट अ टफ क्वेश्चन, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत, पक्का एग्जाम में आएंगे सारे यही। अब ये है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C। ट्रायंगल ABC C वाले पॉइंट पर राइट एंगल है। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। C वाले पॉइंट से A वाली साइड के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसकी जो लेंथ है वो P है, P फॉर पैरट। ABC सब कुछ वही है जो हीरोन्स फॉर्मूला हम जानते थे, आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अपोजिट A B एंड C रेस्पेक्टिवली। मतलब A वाले एंगल के अपोजिट साइड को A मानता है, B वाले की B और C वाले की C। तो अब आपको 1/p² की वैल्यू निकालनी है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, क्या होगा, ठीक है ना। तो 1/p² की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी 1/p² की वैल्यू भाई? देखो जरा फिगर बनाओ पहले। ये तो आपके पास एक ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, बात सबको समझ में आ रही है? राइट एंगल एट C, तो मतलब ये वाला होगा C। अब बाकी बचा A और, बाकी क्या बचा बता दीजिए? A और B। अब वो कहाँ पर हैं ये इसने बोला नहीं है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी मान लो। चलो यहाँ पर A मान लो, यहाँ पर B मान लो, यहाँ पर आप A और यहाँ पर B ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अब A वाले वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड थी ये A है, B वाले वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड थी वो B है, C वाले की जो अपोजिट साइड थी वो C है, ये C हो गई, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि P क्या चीज़ थी? P, ये रहा P। P इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB।
सी से जब हम ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, ये वाला जब हम परपेंडिकुलर बना देंगे तो इसकी लेंथ को उसने पी माना है। ठीक है बेटा, क्या मान लिया है? पी। अब आपको इसमें से 1/p² की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखिए, एरिया ट्रायंगल एबीसी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, टू वेज, दो तरीके से निकाल सकते हैं इसका एरिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो ये हाइट हो गई, है ना। देखो 1/2 इंटू बेस का मतलब ए और हाइट का मतलब बी। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो फिर ये वाली हाइट हो गई, 1/2 बेस का मतलब सी और हाइट का मतलब पी। 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी पी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसने तो 1/p² की वैल्यू पूछी है, तो 1/p² कैसे निकलेगा, पहले 1/p निकालो और फिर उसका स्क्वायर कर दो तो 1/p² हो जाएगा। अब 1/p कैसे निकलेगा, तो देखते हैं बच्चों। यहाँ से अगर मैं 1/p की वैल्यू निकालूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा C/AB। देखो मैंने सही लिखा है क्या? इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस वही आंसर आ जाएगा, यानी कि पी सी इज इक्वल टू ए बी। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब मुझे 1/p² की वैल्यू निकालनी थी तो मुझे 1/p निकालना पड़ा। अब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/p², स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, C²/A² और B²। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी हुई है, C², सी का मतलब ये वाली वैल्यू, यही तो सी था। पाइथागोरस थ्योरम से जब C² निकालेंगे तो आ जाएगा A² प्लस B² अपॉन A² B²। उनको जरा सेपरेट कर दीजिए, A² के नीचे A² B² और B² के नीचे भी A² और B²। A² कट जाएगा वन टाइम, B² से B² कट जाएगा वन टाइम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 1/A² प्लस 1/B²। ये दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1/A² प्लस 1/B²। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए होमवर्क में रखा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, देखिए मैं होमवर्क में भले दिया है बट मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, आप इसको इजीली कर पाएंगे। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये कंडीशन दे रखी है कि AB वाली लाइन CB वाली लाइन के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, कौन सा वाला रिलेशन करेक्ट है? AO/BO इज इक्वल टू 2DO/CO, AO/BO इज इक्वल टू DO/CO, AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। पहला वाला ये AO/BO इज इक्वल टू 2DO/CO। दूसरा वाला ऑप्शन ये AO/BO इज इक्वल टू DO/CO। तीसरा वाला ऑप्शन आपको ये दे रखा है AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास ये AO/DO इज इक्वल टू 2CO/DO। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा वाला सही है इस कंडीशन के हिसाब से? तो भैया एक काम करो भाई साहब, भाई साहब एक काम करो भैया, पहले तो आप एक ट्रेपेजियम बना लो साहब। ये लो साहब, ये ट्रेपेजियम बन गया भैया। ठीक है लाला, ठीक है लाला, ये ट्रेपेजियम बन गया, ये वाला इस वाले के पैरेलल, क्योंकि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होता है। और दिस इज द डायगोनल, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, ये क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है ना। अच्छा, अब आप एक काम करिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कर दीजिए सिमिलर। क्यों? ये वाला इस वाले के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल और ये वाला इस वाले के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड का रेशियो इक्वल लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? इसी टाइप से कर देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, और इसमें लिखा है
व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड इज ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल सब बच्चे जानते हैं, वो होता है जिसकी साइड होती हैं सेम 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 सेम, ए ए ए, ठीक है ना। एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है भाई साहब, दिस इज द एल्टीट्यूड, ये लो, ये लेंथ निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे? मान लीजिए ये हमारा ए बी सी ये एक ट्राइंगल है, ये एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो बेस हमेशा कैसा हो जाता है बता दीजिए बेटा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, a/2 इधर और a/2 इधर। अब आपको एल्टीट्यूड निकालना है। पाइथागोरस वाले भाई साहब के पास जाइए। पाइथागोरस भाई साहब जल्दी से बता दीजिए हमें एल्टीट्यूड, क्योंकि हमें बेस पता है a/2, हमें हाइपोटेनस पता है a। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें बस मान लीजिए, चलिए ये d वाला पॉइंट है, तो आपको बस ये लिखना है AD² प्लस BD² इज इक्वल टू AB²। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, ये रहा, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से है ये क्वेश्चन, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से है ये क्वेश्चन। इसमें आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट याद किया होगा। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे तो बाकी दोनों साइड्स को जहां भी काटेगी वो सेम रेशियो में काटेगी, ठीक है ना। तो उसी कंडीशन को यूज करके, यूजिंग बीपीटी क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो KP/PM, PM या MP एक ही बात है, इज इक्वल टू KQ/QN। आ गया कि नहीं आ गया? अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, पुट कर दो। KP/PM की तो डायरेक्ट दे रखी है 4/13, और KQ कितना है ये इसने पूछा है, और QN कितना है, QN दे रखा KN दे रखा है। तो आपको QN चाहिए, तो QN कैसे लिखेंगे? क्योंकि आपको तो QN की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता, आपको KN की वैल्यू पता है। तो आप एक काम करेंगे, इस QN यानी कि इसको निकालने के लिए आप लिखेंगे KN। आपको KN की वैल्यू पता है, KN माइनस QN, KN माइनस KQ, KN माइनस KQ ऐसे लिख देंगे। अब सारी वैल्यू आपको पता ही है, 4/13, KQ पूछा है, KN आप जानते हैं 20.4, और माइनस का KQ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और इजी होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट काफ़ी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ये पेपरों में पूछा जाता है, स्कूल्स के पेपर में, बोर्ड में भी कई बार। ज़्यादा टफ नहीं है, बट तब भी बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी डायरेक्शंस के चक्कर में, और सही ईजी सा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो देखिए इसमें बोला है, अ मैन स्टडीली गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला गया, 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 24 मीटर चला गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है? NEW, ये W है, S है ना। मान लीजिए मैन यहाँ पे खड़ा था बीच में, है ना। 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 10 मीटर गया, यानी कि ये 10 मीटर चल के यहाँ पे आ गया मान लो, है ना। 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ 24 मीटर चला गया, यानी कि ये 24 मीटर हो गया। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यानी कि ये पूछा है। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, आंसर आपके घर पहुंच जाएगा। O A और इसको मान लीजिए B।
तो जब ओ बी स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, ओ बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सारे बच्चे जानते हैं यहाँ से ओ बी स्क्वायर निकालेंगे, ये 100 होता है, 576 सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों। वी विश ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर तो बहुत ज़रूर करिए, और पक्का सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आप और नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। आगे आगे नहीं आगे बता दीजिए बच्चों, प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। ट्रायंगल चैप्टर्स के और भी काफ़ी सारे मेरे पास मटेरियल है आपके लिए, जो मैं लेकर के आऊँगा। आगे आगे नहीं आगे बता दीजिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, बाय बाय।